वैसे तो आईपीसी के सारे ही सेक्शन सारे ही प्रोविज़न्स बड़े ही मज़ेदार हैं, पढ़ने में मज़ा आता है और हर चीज़ का एहसास होता है। जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ यार क्या पढ़ रहे हैं, अर्थ समझ में आता है। लेकिन आईपीसी में एक प्रोविज़न, एक पार्ट, एक जगह ऐसी है जहाँ पे आके समय रुक जाता है, जहाँ के पेजेस ख़त्म नहीं होते, वहाँ का टॉपिक, वहाँ के केस लॉस ख़त्म नहीं होते और यहीं पर आके हर एक विद्वान की जो लॉ में या कानून में अपनी श्रेष्ठता रखते हैं, उनकी विद्या नगण्य हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि अगर इसने पूछ लिया तो इसको बताना क्या है। हमारे टीचर्स भी हमको जब ये टॉपिक बताते थे तो ऊपर ऊपर से पूरा केवल प्रोविज़न बैरेक से पढ़ के हर एक चीज़ को लिटरल वे में सुना देते थे। कई बार तो मुझे ये लगा कि यार अगर ऐसे ही सुनना था तो मैं अपने भाई लैपटॉप पे रीड अलाउड पे लगा के ना सुन लूँ, वो आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाएगा। तो लोगों को इस सेक्शन के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ही ज़्यादा भ्रम रहता है कि ये टॉपिक भाई क्लियर कैसे हो। और इस टॉपिक का नाम है सेक्शन 299 एंड 300 ऑफ द आईपीसी, जो कि बात करता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में, यानी आपराधिक मानववध और हत्या के बारे में। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आके बड़े बड़े विद्वान चूक जाते हैं। वो बता नहीं सकते, वो आपको अंतर नहीं बता सकते कि एक कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर से अलग कैसे है। तो बाकी के YouTube पे अवेलेबल बाकी वीडियोस की तरह भी मैंने भी अपने तरीके से प्रयास किया है कि इसको मैं आपको बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकूं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे और उसके बाद ये मेरा दावा है कि आपको ये पूरा जो प्रोविज़न है, जो सेक्शन 299 और 300 का है, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ये संपूर्ण वीडियो को देखने के पहले दो कंडीशन हैं, आप निवेदन समझ लीजिए। वो ये है कि पहली चीज़ तो आपको एक भी सेकंड का वीडियो स्किप नहीं करना है, वरना आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्किप कर जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं एक प्रोविज़न बता रहा हूँगा तो दूसरे प्रोविज़न को भूल जाइएगा, उससे कंपेयर मत करिएगा, उसको याद मत करिएगा। जैसे कि अगर मैं आपको कल्पेबल होमिसाइड बता रहा हूँ तो आप कल्पेबल होमिसाइड में ही रहिएगा, मर्डर में जाके कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को डिफरेंशिएट करने की कोशिश मत करिएगा, अंतर निकालने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अंतर निकालने का काम हम सबसे लास्ट में बहुत ही विधिवत, बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो इस वीडियो को बिना किसी देर किए, क्योंकि अगर मैं इंट्रोडक्शन वगैरह बताऊंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, डायरेक्ट पढ़ के सुनाऊंगा तो भी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सीधे सीधे प्रोविज़न पे आ जाते हैं और हम बात कर लेते हैं कि सेक्शन 299 और 300 है क्या और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सेक्शन 299 ऑफ द आईपीसी बात करता है कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं और बताया गया है कि कब एक जो एक्ट है, जो एक ऑफेंस है, वो कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो इसके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं वो ये हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ है कि किसी व्यक्ति ने डेथ काउज किया हो, किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का डेथ काउज किया हो, वो एक एक्ट से होना चाहिए और उस एक्ट को करने के लिए, उस डेथ को करने के लिए व्यक्ति का इंटेंशन होना चाहिए। मतलब वो जो एक्ट होगा वो एक्ट इतने टाइप से होगा, वो एक्ट कैसे कैसे होगा कि जैसे कि विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग एक्ट, या विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग सच बॉडीली इंजुरी एज इज लाइकली टू काउज डेथ, या तीसरे में विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाई सच एक्ट टू काउज डेथ। यानी कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। वैसे मैंने आपको ये पढ़ के ही सुना दिया, अब इनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इनके एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अ पर्सन काउजिंग डेथ। तो कल्पेबल होमिसाइड, जैसा कि आपने कई सारे वीडियोस में, कई सारे बुक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो वो आपको ऐसा करके बताते हैं। सबसे पहले क्या बताएंगे कि जो कल्पेबल होमिसाइड है, जो आईपीसी में दिया गया है, वो दो तरह का हो सकता है। जो दो तरह में पहला आता है जो जस्टिफिएबल और एक्सक्यूजेबल, दूसरा होता है नॉन जस्टिफिएबल और वो जो कि एक्सक्यूजेबल वगैरह नहीं है, जो कि अनलॉफुल हैं। यानी कि इनको लॉफुल और अनलॉफुल में बांट कर फिर अनलॉफुल को भी कई कैटेगरी में बांटते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है कि कल्पेबल होमिसाइड को बनने के लिए ये आवश्यक है कि सबसे पहली बात कि जो डेथ है वो किसी ह्यूमन बीइंग की होनी चाहिए
और दूसरी बात वो किया भी एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि किसी के सांड ने, किसी के गाय ने, किसी के कुत्ते ने अगर किसी व्यक्ति को मार दिया तो उसके ऊपर ये मर्डर का चार्ज या कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लग जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा। अब डेथ की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 46 ऑफ सेक्शन 46 ऑफ द आईपीसी, जहाँ पर डेथ को डिफाइन करते हुए ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर इस एक्ट में डेथ का मतलब मात्र मानव के डेथ से, यानी कि मानव की मृत्यु से ही माना जाएगा। जब मानव की मृत्यु होगी तभी मृत्यु मानी जाएगी। दूसरा प्रोविज़न बात करता है बाई डूइंग एन एक्ट, यानी कि एक एक्ट को करते हुए, एक कृत्य को करते हुए वो मृत्यु जो है, वो जो डेथ है वो कारित की जानी चाहिए। अब एक्ट की डेफिनेशन आपको पता होगा ना, आपने अगर पढ़ा हुआ है डेफिनेशन क्लॉज वाला वीडियो अगर आपने देखा हुआ है तो सेक्शन 32 और 33 बात करता है एक्ट के बारे में। 32 ये कहता है कि एक्ट के अंतर्गत एक्ट के साथ साथ इलीगल ओमिशन को भी इंक्लूड किया गया है, और 33 ये कहता है कि एक्ट के अंतर्गत हम सिंगल एक्ट के साथ साथ सीरीज ऑफ एक्ट को भी इंक्लूड करते हैं। यानी कि अगर कोई मृत्यु एक सिंगल एक्ट से हुई है या फिर कई सारे एक्ट करके किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु करी है तो वो इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। अब वो एक्ट कैसे किया जाएगा, वो एक्ट क्या होगा, उसके बारे में अगले पॉइंट्स के अंतर्गत बताया गया है। अगला जो पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है, वो कहता है विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ का मतलब ये हुआ कि आपको पता होगा ना कि कोई क्राइम, कोई चीज़ क्राइम बनने के लिए, रुको मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे कोई भी ऑफेंस है तो उस ऑफेंस को बनने के लिए, मैं थोड़ा सा लिखने की समस्या है, ऑफेंस को बनने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, जिनमें पहली चीज़ है कि एक्टस रियोस होना चाहिए और दूसरी चीज़ है कि मेंस रियोस होना चाहिए। एक्टस रियोस का मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो एक्ट होता है एक्टस, एक्टस का मतलब होता है ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। एक्टस का मतलब होता है ह्यूमन कंडक्ट और रियोस का मतलब होता है वो एक्ट जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, जिसके करने पर प्रोहिबिशन है, जिसको कॉन्ट्ररी टू लॉ माना गया है, यानी रियोस के अंतर्गत फॉरबिडन बाय लॉ। तो यहाँ पर जो एक्ट किया जा रहा है वो एक्ट होते हैं जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिड किए गए हैं, जिनको अपराध घोषित किया गया है, और ये एक्ट यहाँ पर कंप्लाई करता है। ये एक्ट मेंस रेस के साथ जब जुड़ जाता है तो ये एक लीथल ऑफेंस हो जाता है, जो कि मर्डर वाकई में होता है, ठीक है। तो ये कहता है फॉर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड इट मस्ट बी प्रूव दैट देयर वाज अ इंटेंशन ऑफ एक्यूज of causing death. Generally the intention of accused is to be determined from the act of the accused। जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्ति के एक्टस रेस से ही पता चल जाएगा कि उसका मेंस रेस अंदर क्या चल रहा है, वो बाहर के एक्ट बता देंगे कि दिमाग में क्या चल रहा है। इंटेंशन विद रेफरेंस टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट necessarily means premeditation or planning. The expectation that the act of the person is likely to result in death is sufficient to constitute इंटेंशन। यानी कि एक व्यक्ति के एक्ट के द्वारा यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति का मृत्यु कारित होना जरूरी है, और मृत्यु कारित करने के लिए व्यक्ति का इंटेंशन होना जरूरी है। जैसे आप इंटेंशन ऐसे समझेंगे, जैसे इसका इलस्ट्रेशन है वही दिया गया है कि एक गड्ढा था, बड़ा सा गड्ढा था जिसमें काफ़ी गहरा था। तो एक व्यक्ति थे जो उन्होंने क्या सोचा कि यार चलो किसी की मृत्यु कारित करते हैं, किसी को जान से मारते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक गड्ढे के ऊपर पत्ते वत्ते बिछा दिए, लकड़ी उकड़ी लगा के उसको ऐसे ढक दिया, जैसे ऊपर से मिट्टी उट्टी एकदम डाल दी, ऐसे लगे कि गड्ढा है ही नहीं। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है आजकल जंगलों में। हमारे इधर जो जंगल हैं, जो करतनिया घाट वन्य रेंज वगैरह है, वहाँ पर हिरन को पकड़ने के लिए या किसी जानवर को पकड़ने के लिए ऐसे ही किया जाता है कि गड्ढा खोद के ऊपर से पत्ती वत्ती डाल के, डाली वगैरह डाल के ऊपर से मिट्टी पाट देते हैं, तो ऐसा लगता है कि नीचे गड्ढा है ही नहीं। और उसके ऊपर जब कोई व्यक्ति चलता है अचानक से गड्ढे में गिर जाता है, गड्ढा गहरा होता है, हाथ पैर टूट गया या किस्मत से अगर लुढ़क गया तो गर्दन ही टूट जाएगी, मरा जाएगा। तो ऐसा अगर यहाँ पर ए ने किया, गड्ढे को पाट के ऐसे पत्ती वत्ती डाल के ऐसा दिखा दिया कि वहाँ पर गड्ढा है ही नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति चलते फिरते आया, मान लीजिए यहाँ पर जो जेड है ये चलते फिरते आया, उसे लगा ग्राउंड है, चल गया उसके ऊपर, भाई वो पत्तियाँ वत्तियाँ टूटी, गड्ढे के अंदर जाके गिरा और मर गया। तो यहाँ पर ए ने
कल्पेबल होमिसाइड किया है। हालांकि ए का यहाँ इंटेंशन नहीं था कि वो जेड को ही मारेगा, वो बस किसी को भी मारना चाहता था, किसी एक व्यक्ति की हत्या करना चाहता था और ये हत्या करने का उसका इंटेंशन था। वो उसके एक्ट दिखाते हैं कि भाई इंटेंशन है, यहाँ पर गड्ढा खोदना, उसके ऊपर मिट्टी डालना, इतना गहरा गड्ढा खोदना, ये सब एक्ट दिखा देते हैं कि व्यक्ति का इंटेंशन है। फोर्थ पॉइंट इज with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death। यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली डेथ नहीं काउज किया गया, ऐसा नहीं कि जाके किसी का गर्दन ही उड़ा दें, क्योंकि गर्दन उड़ा देंगे तो भाई वो तो मर ही जाएगा। यहाँ पर एक ऐसी इंजुरी काउज की गई है, ऐसी चोट दी गई है जिससे कि संभव है कि व्यक्ति की जान चली ही जाए। जैसे आप मान लीजिए कि अगर कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर चिंटू है, ओके, चिंटू भैया हैं, तो चिंटू ने क्या किया, एक दूसरा जन है मिंटू, तो मिंटू सो रहे थे और जाकर इन्होंने इनकी कलाई पे, ये कलाई होती है ना, यहाँ पे ऐसे चाकू मार के काट दिया। अब चाकू मार के काट दिया तो ये एक बॉडीली इंजरी है, और ये बॉडीली इंजरी ऐसी है कि यहाँ पर 50-50 का चांस आ जाता है। 50% आदमी मर भी सकता है, 50% अगर टाइम पे हॉस्पिटल पहुँच गया तो बच जाएगा। तो यहाँ पर चिंटू ने मान लीजिए ऐसा कुछ किया और भाई मिंटू नहीं पहुंच पाया हॉस्पिटल, और ये ज़्यादा खून बहने की वजह से मिंटू की डेथ हो गई, तो ये माना जाएगा कि चिंटू ने यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड किया है। हालांकि उसने सीधे जान से नहीं मारा है, लेकिन एक ऐसी चोट पहुंचाई है जिससे कि मृत्यु कारित हो गई, और इस वजह से चिंटू को कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत वो किया जाएगा। अब यहाँ पर बॉडीली इंजरी को डिटरमाइन करने का काम कौन करेगा, ये करेगा कोर्ट। और कोर्ट कैसे करेगा, वो 3 चीज़ों को कंसिडरेशन में लेगा। सबसे पहली चीज़, द बॉडी पार्ट वेयर द इंजरी हैज़ बीन काउज्ड, यानी कि फैटल है या नॉन फैटल है, वो ऐसी जगह है जहाँ पर मारने से आदमी मर ही जाएगा, ठीक है। द नेचर ऑफ इंजरी, और तीसरे में द नेचर ऑफ वेपन यूज्ड। इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लिया जाएगा और उसके बाद फैसला देगी कोर्ट। फिफ्थ पॉइंट इज कि विद द इंटेंशन दैट ही इज लाइकली बाई सच एक्ट टू काउज डेथ, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति का इंटेंशन नहीं है डेथ काउज करने का, लेकिन उसको नॉलेज जरूर है कि अगर मैं ऐसा एक्ट करता हूँ तो सामने वाला मर जाएगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसी में दिया गया है कि मान लीजिए यहाँ पर ए है, तो वो जाता है एक दड़बे में। दड़बा जानते हैं ना, दड़बा वो जगह होती है जहाँ पर पक्षी पालते हैं, वो पक्षी जो कि अंडा देते हैं, तो उनको मुर्गा उर्गा जैसे मुर्गी उर्गी, तो उनको पाला है तो उनको दड़बा कहा जाता है। तो ए गया एक दड़बे पर, ठीक है, और इस इंटेंशन से गया कि एक पक्षी है जिसको कहते हैं फाउल, ये भी एक पक्षी है जो अंडा देती है, काफ़ी महंगा अंडा इसका बिकता है, तो उसको गोली से मारेगा और उसके बाद चुरा ले जाएगा। और ये गया और वो फाउल एक झाड़ी के पास बैठी हुई थी, ठीक है, इन्होंने निशाना साधा और मार दिया। पक्षी तो पक्षी फुर्तीली होती है, उसने ये गोली की आवाज़ सुनी, धीरे से साइड हो ली, और ये फिर मान लीजिए एक का निशाना ही चूक गया, और ये पक्षी को ना लग के उसी झाड़ी में पीछे बी जो बैठे हुए थे, जो हल्के होने आए थे लोटा लेके, इनको लग गई और बी मर गए। तो यहाँ पर हालांकि ए को नॉलेज था कि अगर ये गोली मैं ऐसा चलाऊंगा तो किसी को लगेगा तो मर जाएगा, उसको नॉलेज था कि ये एक मेरा डेडली एक्ट है, और फिर भी वो जानते हुए बिना किसी इंटेंशन के, उसको बी को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, बिना इंटेंशन के नॉलेज के साथ उसने एक ऐसा एक्ट किया जो कि अनलॉफुल है, और इसकी वजह से इसने बी की मृत्यु कारित कर दी, और ये कल्पेबल होमिसाइड के लिए हेल्ड किए जाएंगे, ठीक है। अब इन सब के अलावा ये 3 एक्ट तो आएंगे ही कल्पेबल होमिसाइड में, इसके अलावा 3 और एक्ट एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत दिए गए हैं कि अगर इसमें कोई एक्ट, इसके अंतर्गत कोई जो एक्ट दिया गया है, कोई ऑफेंस दिया गया है, वो कारित होता है, तो उस व्यक्ति को भी कल्पेबल होमिसाइड के लिए उत्तरदायी माना जाएगा, लायबल माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ये कहता है 1 कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि किसी डिसऑर्डर से, डिजीज से या बॉडीली इन्फॉर्मिटी से जूझ रहा है और कुछ दिन में उसकी मृत्यु हो ही जानी है, क्योंकि वो नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी मर रहा है, और यहाँ पर जाके किसी एक डूअर ने, जो रॉन्ग डूअर है, जो कि यहाँ पे एक्यूज माना जाएगा, वो जाके कोई ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु एक्सेलरेट हो जाती है, मतलब उसने एक्सीलेटर रख दिया, स्पीड अप कर दिया उसकी मृत्यु को, कि मरना था वो 1 साल में, वो मर गया आज ही। तो इसकी वजह से अगर इस व्यक्ति ने, डूअर ने, जो यहाँ पर एक्यूज है, उसने कोई एक्ट किया है जो कि व्यक्ति ऐसा है कि डिसऑर्डर, डिजीज, बॉडीली इन्फॉर्मिटी से जूझ रहा है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर डूअर को ऐसा माना जाएगा कि उसने कल्पेबल होमिसाइड
कारित किया है वो उसके लिए लायबल माना जाएगा। आपको आपको दबंग मूवी याद होगी। दबंग फर्स्ट पार्ट में एक सीन था जहाँ पे सोनू सूद जाते हैं सलमान खान के घर पे। तो सलमान खान नहीं मिलते लेकिन उसकी माता श्री मिलती हैं, और ये माता श्री को ना अस्थमा वाली प्रॉब्लम होती है, वो पंप वगैरह लेती रहती हैं। तो सोनू सूद उनको काफ़ी डराते धमकाते हैं, जिसकी वजह से उनको अस्थमिक अटैक आ जाता है और वो पंप के लिए भागती हैं। तो सोनू सूद उन्हें पकड़ लेता है और पंप नहीं लेने देता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु कारित हो जाती है। तो यहाँ पर सोनू सूद जो हैं, अगर इनके ऊपर मुकदमा चला, अगर किसी ने ठोका इनके ऊपर, तो ये कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल माने जाएंगे। ठीक है, हालांकि हुआ नहीं था ऐसा कुछ। एक्सप्लेनेशन टू बात करता है कि where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused that, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। अब ये उन व्यक्तियों को लायबल बना देता है जो सरकार पे मरने का काम करते हैं, भार अपना सरकार के ऊपर मरने का काम करते हैं, जैसे कि आजकल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लिटरल मत लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, इन्होंने जाके बी को लाठी लिया और लाठी एकदम 10-15 लाठी ऐसी मार दी कि बी बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गए, और बी को हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल में ले गए तो पता चला भाई ना तो वहाँ पे इंजेक्शन है, ना सही व्यवस्था है, ना सही बेड वगैरह है, और सही एड जो एक हेल्थ वगैरह जो क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर एड न मिलने की वजह से बी की हो जाती है डेथ, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की कमी की वजह से बी की डेथ हो जाती है। तो ए यहाँ पर ये डिफेंस नहीं ले सकते कि अरे सरकार ने ये मुहैया नहीं कराया, सरकार ने बेड सही नहीं दी, सरकार ने डॉक्टर सही नहीं दिया, या फिर ये नहीं कह सकते कि अगर बी को यहाँ लखनऊ वाले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाके लीलावती में ले जाते, या एम्स में ले जाते, या संजीवनी बूटी ला के इनको पिला देते। अगर हनुमान जी को ऐसे ही बुला के हिमालय भेज के संजीवनी बूटी मंगा के पिला देते तो बी बच सकता था। अरे बहुआ, बी बच सकता था वो अलग चीज़ है, वो इस हालत में तुम्हारी वजह से पहुंचा है, इस वजह से तुम ऐसे तो पल्ला नहीं झाड़ सकते ना कि हाँ ये हमारी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है, मारा आपने है। तो आप यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल माने जाएंगे। ये एक्सप्लेनेशन 2 कहता है। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है कि नॉर्मली अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी के पेट में पल रहे बच्चे की अगर डेथ किसी व्यक्ति के एक्ट की वजह से हो जाती है तो वो एक अलग ऑफेंस में डील किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उस बच्चे का कोई भी पार्ट बाहर आ गया, मतलब इतनी सी उंगली भी अगर बाहर आ गई और वो उस वजह से बाहर आई कि किसी व्यक्ति ने ऐसा एक्ट किया कि भाई औरत को चोट लग गई, उसके पेट पे चोट लग गई, या ऐसे ही कुछ हो गया और वो बच्चा मर गया, तो उस बच्चे को ऐसे डील किया जाएगा जैसे कि वो एक लिविंग पर्सनैलिटी था, एक लिविंग पर्सन था, और यहाँ पर उस डूअर को, रॉन्ग डूअर को, अपराधी को जो है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल माना जाएगा। ये तो हो गई सेक्शन 299 के अंतर्गत दिए गए प्रोविज़न की बात। अब हम आते हैं सेक्शन 300 पे। आप सोच रहे होंगे मैंने केसेस वगैरह क्यों नहीं बताया, लैंडमार्क केसेस वगैरह, तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ लैंडमार्क केसेस। बीच में केसेस बता के मैं एल्गोरिदम को, उस लय को तोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, सेक्शन 300 पे आते हैं। पहले प्रोविज़न समझ लीजिए, केसेस कभी भी समझ लेंगे। अगर आप प्रोविज़न अच्छे से समझ गए तो केस आप एक नज़र में पढ़ेंगे, आप बता देंगे कि ये कल्पेबल होमिसाइड का है या ये मर्डर का है। तो इसीलिए पहले प्रोविज़न समझ लीजिए, फिर केसेस आराम से समझते रहेंगे। सेक्शन 300 जो कि मर्डर के बारे में बात करता है, मर्डर में सबसे पहली लाइन यही है कि एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इन द फॉलोइंग केसेस। यानी कि उन एक्सेप्शंस की बजाय अगर कोई केस एक्सेप्शन में नहीं पड़ता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड जो इसके 1 से लेके 2, 3, 4 वाले किसी भी क्लॉज में फॉल कर रहे हैं, इसमें गिर रहे हैं, इसके अंतर्गत आ रहे हैं, वो मर्डर माने जाएंगे। यानी कि हर एक मर्डर जो होता है वो एक कल्पेबल होमिसाइड होता है, जो कि पूरा होता है, जो कि परिपूर्ण करता है मर्डर की कुछ अहर्ताओं को। तो अगर इनको पूरा करता है तो वो हो जाएगा मर्डर। लेकिन मान लो अगर वो आ गया कि कल्पेबल होमिसाइड है और प्लस मर्डर में दिए गए एक्सेप्शन में आ गया, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। ठीक है,
एक एक करके बात करते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, जैसे इफ़ द एक्ट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, इफ़ द एक्ट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग सच बॉडीली इंजुरी एज the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused. Third point is, if the act is done with the intention of causing such bodily injury as is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Fourth point is, if the act is done with the knowledge that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as to the likely to cause death, and such act is committed without any excuse for incurring the risk of causing death or injury. ये पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या अलग क्या है, सेक्शन 299 ही तो दोबारा पढ़ रहे हैं, बस कुछ लाइंस बढ़ा दी गई हैं। तो ऐसा नहीं है, एक एक चीज़ का भी अंतर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ना इसके प्रोविजंस को एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन ये करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ द एक्ट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ। यह है थोड़ा थोड़ा तो सेक्शन 299 के क्लॉज 1 ही की तरह, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है, वो होती है सर्टेनिटी। ठीक है, सर्टेनिटी का ऐसे कि जैसे सेक्शन 299 का क्लॉज 1 में ये कहा गया था कि वो जो व्यक्ति है, जो रॉन्ग डूअर है, वो किसी की मृत्यु कारित करना चाहता था। वहाँ पर ऐसा कहा गया था, इफ़ एन एक्ट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, यानी कि वो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना चाहता, तो उसको ये लेना देना नहीं था कि वो किसी पर्टिकुलर इंसान को ही मारेगा। लेकिन मर्डर में ये देखो लिखा हुआ है, इफ़ द एक्ट। ठीक है, द एक्ट का मतलब है कि यहाँ पर एक सर्टेनिटी आ जाती है, यहाँ पर ये निश्चितता आ जाती है कि व्यक्ति जो रॉन्ग डूअर है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही मारना चाहता है। तो जब ये पर्टिकुलरिटी आती है, पर्टिकुलरिटी जब आती है, तो ये जो डेथ है, जो इंटेंशनली किया गया है, वो कल्पेबल होमिसाइड ना बन के वो मर्डर हो जाता है। ये पहला पॉइंट है। जैसे इसको उसी इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि मान लीजिए व्यक्ति ने, जो ए थे, उन्होंने गड्ढा खोदा और मिट्टी उट्टी डाल के एकदम पाट दिया ऐसे कि गड्ढा है ही नहीं, और उनका इंटेंशन ये था कि कोई भी आएगा, गिरेगा, मर जाएगा, तो यहाँ पर ए कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होंगे। लेकिन यहीं पर ए ने पूरी प्लानिंग करी, उसको पता है कि जेड डेली इसी रास्ते से आता जाता है, और केवल जेड को ही मारने के लिए उन्होंने उसी रास्ते में गड्ढा किया और पाटा, वहीं पर बैठ गए कि हाँ अभी जेड आएगा, मर जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरिटी आ गई, यहाँ पर सर्टेनिटी आ गई, यहाँ पर इनको पता है कि किस व्यक्ति को मारना है, और इस वजह से पहले वाला एक्ट जो कि कल्पेबल होमिसाइड था, जब यहाँ पे ये सर्टेनिटी आ गई तो ये हो गया मर्डर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग सच बॉडीली इंजुरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। The clause contemplated a situation where the offender has the certain special knowledge regarding the peculiar situation of health condition of particular victim that the intentional bodily injury is likely to cause the fatal। अब कहने का मतलब यहाँ पे एक जो डूअर हैं, डूअर का एक्ट करने का इंटेंशन तो है ही, इंटेंशन के साथ साथ यहाँ पे इंटेंशन, अगर खाली इंटेंशन होता तो सेक्शन 299 के 2 की तरह ये होता था, सर्टेनिटी 50-50 होती, 50% मर भी सकते हैं, 50% बच भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटेंशन के साथ साथ हो गई नॉलेज, और नॉलेज हो गई तो भाई सोने पे सुहागा हो गया कि अब बचने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है ए, उनका एक रिश्तेदार है, रिश्तेदार वाई नाम है इनका, और इनके सर में चोट लग गई थी, तो इनका अभी ऑपरेशन हुआ। ये काफ़ी ऐसा झेलने, ऐसी बुरी कंडीशन में है कि अगर इनको एक भी झटका और मार दिया, एक डंडा भी मार दिया, तो ये मरमरा जाएंगे। ए को बात ये पता थी, तो यहाँ पर आ गई व्यक्ति की नॉलेज, यानी ए को पता थी तो नॉलेज हो गई, और ए ने मारने की आशय से, वाई को मारने की आशय से, यानी कि इंटेंशन भी आ गया, वाई को मारने की आशय से ये लाया अच्छा खासा डंडा और उठा के दे खोपड़ी वाई के मार दिए, वाई मर गया। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, इनका ये जो एक्ट है वो मर्डर की तरह डील किया जाएगा, जो कि सेक्शन जो है 300 के क्लॉज 2 में आएगा। ठीक है,
इलस्ट्रेशन जाने दीजिए, वो मैंने आपको बता दिया है। पॉइंट 3 बात करता है, इफ़ द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग बॉडीली इंजुरी एज इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द नेचर टू काउज डेथ। अब ये बात करता है कि ये एक ऐसा एक्ट किया गया है जो किसी व्यक्ति को बॉडीली इंजुरी काउज करने के लिए, शारीरिक चोट देने के लिए किया गया है, और वो शारीरिक चोट ऐसी है कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू काउज डेथ के लिए सफिशिएंट है। वो ऐसा है सामान्यतः बस मर ही जाएगा। अब मर कैसे जाएगा? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने गए बड़ा सा तलवार लेके और गर्दन पे मारे, गर्दन अलग हो गया, तो ये भाई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है, गर्दन अलग हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो यहाँ पे पूरी सर्टेनिटी है कि बचने का कोई चांस ही नहीं है। या फिर आपने क्या किया, आप एक रूम में हैं, रूम का दरवाज़ा बंद किया और अपने पार्टनर के ऊपर डाला केरोसिन का तेल और आग लगा दी, उसको भागने का मौका भी नहीं मिला, 2-3 मिनट के अंदर जलकर स्वाहा हो गए। तो ये आपके ये दोनों ही एक्ट, अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में जो है ऐसा है कि भाई मार ही देगा, डेथ कॉज करने के लिए सफिशिएंट है, तो वो सेक्शन 300 के क्लॉज 3 में आएगा। पता नहीं क्यों बार बार 400 याद आ रहा है यार। जैसे मैंने ये लिख के रखा है ना, एग्जाम्पल कटिंग थ्रोट ऑफ विद नाइफ या ऐसा ऐसा कुछ करके। और पॉइंट 4 बात करता है, विद द नॉलेज दैट इट इज़ इमीनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी काउज डेथ। भाई बहुत खतरनाक चीज़ है ये बात करता है कि बंदे को नॉलेज भी है और ये पता है कि हर हाल में ये मर ही जाएगा। इतना डेंजरस एक्ट वो करने जा रहा है कि किसी भी हाल में बचने की कोई आशंका ही नहीं है, मरना तय है। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर एक्ट कर रहा है तो वो भी मर्डर में आ जाएगा। जैसे आपको पता होगा ना, आपको याद होगा सलमान खान के ऊपर एक हिट एंड रन का केस चला था। ऐसे ही मान लीजिए किसी दिन सलमान खान किसी बिजी रोड पे उन्होंने एक महंगी सी कार खरीदी हुई है जो रेसिंग कार है, और धर के किल्ला उसका एक्सीलेटर पे खूब फास्ट भगा, एकदम फ्यूरियस ड्राइविंग कर रहे हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह। तो यहाँ पर उनको ये नॉलेज है कि मेरा ये एक्ट ऐसा है कि अगर सामने कोई आ गया ठोका तो मर ही जाएगा, इनको पक्का पता है। और उनका एक्ट ये इतना डेंजरस है, इतना इमिनिएंट डेंजरस है कि अगर किसी से लड़े, झड़प भी लगे, टच भी हो गया, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी, सभी तरह से पूरी संभावना है कि सामने वाला बंदा मर ही जाएगा। और ऐसे अगर सलमान खान फिर से ड्राइविंग करते हैं तो वो सेक्शन 300 के क्लॉज 4 के अंतर्गत लायबल माने जाएंगे मर्डर के लिए। ठीक, ये हो गया। इसी में ऐसे एग्जांपल दिया गया कि एक बंदा है, वो बिना किसी वजह के ढेर सारे लोग सामने बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ दिख रही हैं, उसको इंटेंशन किसी को मारने का नहीं है, इंटेंशन नहीं कि किसी को मारे, नॉलेज है कि अगर मैंने यहाँ पर बंदूक चलाई, फायर किया तो कोई ना कोई पक्का मरेगा ही मरेगा। और जैसे मेले में होता है ना फुग्गे फोड़ने वाला, बंदूक लेके गुब्बारे फोड़ते हैं पट पट करके, ए ने उठाया, गन लोड किया, निशाना लिया, कोई ज़रूरी नहीं था कि वो रेड शर्ट वाले को ही मारेंगे, इन्होंने फायर कर दिया, एक की खोपड़ी खुल गई, मर गया एक आदमी। तो यहाँ पर इनका एक्ट ऐसा है ए का कि भाई बस सेक्शन 300 के 4 के अंतर्गत डील किए जाएंगे, मर्डर हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा अब आते हैं उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जो कि बात करता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि वो कल्पेबल होमिसाइड जो कि मर्डर होते होते बच गए थे, मर्डर ही, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस में आ गए, इसकी वजह से ये मर्डर ना होके कल्पेबल होमिसाइड में वापस आ गए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर और सडन फाइट। ये 4 पॉइंट्स आते हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। और हाँ, 5वां पॉइंट कंसेंट का भूल गए थे, सॉरी। तो सबसे पहले एक्सेप्शन फर्स्ट में आते हैं। एक्सेप्शन फर्स्ट बात करता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का मतलब ये हुआ कि कोई स्थिति ऐसी बन गई, कोई ऐसा झगड़ा हो गया या कोई ऐसी झड़प हो गई, कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कि सामने वाले को इतना गुस्सा आया, इतना अति वाला गुस्सा आ गया, इतना क्रोधित, आंखें लाल, चेहरा लाल, कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाया और उसने सामने वाले को ऐसा मारा कि वो मर ही गया। तो क्योंकि और ये जो प्रोवोकेशन आया है वो सामने वाली पार्टी की तरफ से आना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति हैं एक्स, काफ़ी सम्मानित पर्सन है, और यहाँ पर एक वाई है, काफ़ी बेशरम व्यक्ति। तो ये वाई गए और एक्स को बेइज्जती करने लगे सबके सामने, मतलब अच्छा खासा पब्लिक थी, ढेर सारे, वहाँ पर जाके बेइज्जती करने लगे, तुम चोर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ऐसा वैसा, और तुम्हारे घर के लोग ऐसे हैं,
सबका अपमान करने लगे। एक्स को आ गया भयंकर गुस्सा, पहले नहीं आया लेकिन जब पापा के बारे में बोल दिया, भाई पापा के बारे में कैसे बोल दिया, एक्स को आ गया गुस्सा। एक्स ने वहीं पे पड़ा एक जो कुर्सी पड़ा था लोहे का, प्रॉपर अच्छा खासा कुर्सी, उठा के खींच के दे मारा वाई को। वाई की खोपड़ी पे लगा, फैटल डिजीज़ है, वाई निपट गए। तो यहाँ पर क्योंकि वाई के दिए गए प्रोवोकेशन की वजह से, जो कि काफ़ी ग्रेव था, उसकी वजह से एक्स ने उनको निपटा दिया। तो एक्स को सेक्शन 300 के इसके अंतर्गत, जो एक्सेप्शन 1 है उसके अंतर्गत इसका डिफेंस मिलेगा। और इनका ये एक्ट जो कि मर्डर होता, वो मर्डर की तरह ना डील करके वो कल्पेबल होमिसाइड की तरह डील किया जाएगा। अब इसमें एक सिनेरियो आता है, इसमें सिनेरियो ये आता है कि मान लीजिए प्रोवोकेशन दिया वाई ने और एक्स ने वाई को न मार के वाई का जो लड़का है जेड उसको मार दिया, तब क्या होगा। तो भाई यहाँ पर एक्स जो हैं वो मर्डर के लिए हेड किए जाएंगे, क्योंकि आप उसी को मार सकते हैं जिसने कि प्रोवोकेशन दिया हो। और अगर आपने इंटेंशनली जेड को मारा है तो पक्के तौर पर मर्डर की तरह डील किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने जेड को मिस्टेक से मार दिया या मिसफॉर्च्यून से मार दिया, मान लीजिए वाई के जस्ट पीछे ही जेड खड़े थे, इन्होंने कुर्सी खींच के मारी, वाई नीचे बैठ गए, जेड को लग गई, जेड मर गया। तो क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंटली इन्होंने जेड को मारा है, तो भी ये कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत डील किए जाएंगे, उसी के लिए लायबल माने जाएंगे, मर्डर के लिए लायबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसको हम कहते हैं के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। ये केस आपको, अगर आपने रुस्तम मूवी देखी है तो ये रुस्तम मूवी की ही तरह पूरा केस है। मुझे लगता है कि रुस्तम मूवी इसी को देख के बनाई गई है। यहाँ पर एक मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स हैं। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स की वाइफ हैं जो काफ़ी खूबसूरत टाइप की हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी खूबसूरत हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही एफर्म किया, उन्होंने ये स्वीकार किया कि ऐसा है, मेरा आपके दोस्त के साथ जो फला आदमी है उसके साथ चक्कर चल रहा है, मेरा इनसे अफेयर टाइप का है। एक्स को आया गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अगले दिन उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गए, वाइफ को गए सिनेमा हॉल छोड़ने की, जाओ मूवी देखाओ। और ये एक ऑफिसर हैं, ये अपने ऑफिस गए, नेवी वाले में थे ऑफिसर, ये अपने ऑफिस गए और वहाँ से अपनी पिस्टल ली, गोलियाँ ली, गए और उस व्यक्ति के घर जिनके साथ इनका अफेयर चल रहा था, इनकी वाइफ का, उसके घर गए, बेडरूम में वो था, वहाँ जाके धाएँ फायर किया, उसको मार दिया। तो कोर्ट ने सारे एविडेंसेस वगैरह को देखने के बाद ये कहा कि अगर मिस्टर एक्स ने ऐसा किया होता कि जब इनकी वाइफ ने ये कन्फर्मेशन किया, ये कन्फेशन किया, तभी अगर जाके मार दिए होते, तो ये जो मर्डर है ये हॉट ब्लडेड मर्डर होता, यानी खून में इतनी गर्मी आ गई कि जाके मार दिए, तो ये जो है ये एक्सेप्शन में आ जाता। लेकिन उन्होंने एक दिन का टाइम लिया, गुस्सा शांत हो गया, फिर सोच विचार के पूरा प्लानिंग बना के गए मारे, तो ये मर्डर हॉट ब्लडेड ना होके कोल्ड ब्लडेड हो गया और इसलिए आप मर्डर के लिए लायबल माने जाएंगे। इनको एक्सेप्शन का डिफेंस नहीं मिला। दूसरा एक्सेप्शन जो कि बात करता है एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आप सबको पता होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सब हर एक व्यक्ति को मिला हुआ है, लेकिन मान लीजिए, लेकिन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जो रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं वो ये कहा गया है कि आप रीजनेबलनेस का यूज करते हुए ही इसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति थप्पड़ से आपको मार रहा है, तो आप थप्पड़ को हाथ से रोक सकते हैं, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि एक्सीड करके उस व्यक्ति की जान ही ले लेनी है। पुराने लोग भी कहते हैं, बहुत पुरानी कहावत है कि आपको ईंट का जवाब आप पत्थर से दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को उठा के पहाड़ से ही फेंक दिया, लो हो गया जवाब, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए उस राइट को एक्सीड कर जाता है तो वो भी एक्सेप्शन 2 के अंतर्गत आएगा, और अगर वो किसी व्यक्ति को जान से मार देता है तो वो मर्डर न मानकर उसको कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। इलिस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे जेड है, जेड ने ए को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लग भी गया था थप्पड़, एकदम चटाक से मारा, गाल पूरा एकदम झंझना गया, अंधेरा अंधेरा छा गया। ए ने निकाली अपनी पिस्टल और ठाई से जेड के खोपड़ी पे हेडशॉट मार दिया, जेड निपट गए। तो यहाँ पर कोर्ट ने ऐसा कहा, अब जब कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट ये कहेगा कि भाई आप थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से भी दे सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लात मार सकते थे, पिस्टल निकाल के गोली चलाने की क्या ज़रूरत थी, आपने इसको एक्सीड कर दिया है और इस वजह से आपको मर्डर के लिए ही लायबल माना जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं हम एक्सेप्शन 3 पे। एक्सेप्शन 3 जो बात करता है पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर, यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई ऑफिसर है, कोई पुलिस वाला है या ऐसा ही कोई ऑफिसर है जो कि पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में आता है और उसने अपनी उस पावर को एक्सीड कर दिया जो कि लॉ के द्वारा दी गई थी, जो कि गुड फेथ में उसने एक्सीड किया, साथ ही साथ जिसको उसने जान से मारा, जिसको ऐसा नुकसान पहुंचाया, उसके साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, तो अगर वो यहाँ पर एक्सीड करता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो वो मृत्यु न होकर कल्पेबल होमिसाइड की तरह डील की जाएगी और उसको यहाँ सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 3 के अंतर्गत डिफेंस मिल जाएगा। एक केस है, आपको बता दें, इसको नाम है दुखी सिंह वर्सेस स्टेट का केस। तो यहाँ पर एक थीफ महोदय हैं, ठीक है, इन्होंने चोरी करी तो इनको पुलिस वाले आए पकड़ने, यहाँ पर एक कांस्टेबल है, उन्होंने पकड़ लिया इनको और जब ये लेकर इन्हें थीफ को जा रहे थे, थीफ ने भागने की कोशिश करी। कांस्टेबल महोदय ने कहा कि यार ये तो निकल रहा है अपने हाथ से। इन्होंने निकाली पिस्टल और ठाई से मार दिया, गोली लगी निशाने पे और थीफ महोदय निपट गए। तो कोर्ट ने इनको इसी एक्सेप्शन 3 के अंतर्गत एक्सेप्शन देते हुए इनकी इस एक्ट को मर्डर न मानकर कल्पेबल होमिसाइड माना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने पावर को एक्सीड कर दिया, ये ज़्यादा उपयोग कर गए। फोर्थ पॉइंट है सडन फाइट। सडन फाइट का मतलब ये है कि बिना किसी प्री मेडिटेशन के, मान लीजिए हम और आप बैठे हुए हैं, पहले बात कर रहे हैं, पहले कोल्ड बातें हुई, कोल्ड टॉक हुआ, फिर हॉट टॉक हुआ, फिर झगड़ा हुआ, क्वेरल हुआ, गला पकड़ा हुआ और फिर मेरे पास थी पिस्टल, मैंने निकाल के धाएं से आपको मार दी। तो यहाँ पर अगर मैंने ये एक्ट किया बिना किसी प्री मेडिटेशन के, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मेरा कोई प्री मेडिटेशन नहीं था, मैं कोई प्लान करके नहीं आया था कि आपको मारना ही है, बस अचानक से ये झगड़ा हुआ, सडन फाइट हुई और मैंने आपको मार दिया, तो मुझे एक्सेप्शन 4 के अंतर्गत एक्सेप्शन मिल जाएगा। लेकिन मैं घर से एकदम, जैसे होता है ना कि कॉलेज टाइम में हम लोग के साथ क्या होता था कि किसी से झगड़ा होता था तो हम लोग वहीं पर तय कर लेते थे कि अच्छा ठीक है 4 बजे मिलो आज कॉलेज के बाहर, तुमको देखते हैं। फिर इन्होंने भी लौंडे बुला ली, हमने भी लौंडे बुला ली, हाँ 4 बजे मिलना है। तो अगर अब हम लोग गए मारपीट करने और एक ने दूसरे को जान से मार दिया तो ये वाला एक्सेप्शन डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे प्लान, हाँ भाई हम लोग इतना मेडिटेट करके गए हैं, ये कोई सडन फाइट तो है नहीं, ये तो प्री प्लान्ड फाइट है, तो इसमें आपको वो नहीं मिलेगा। और सबसे लास्ट जो एक्सेप्शन है वो है कंसेंट का। कंसेंट के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, सेक्शन 87, 88, 89 बात करता है कंसेंट के बारे में। और कंसेंट के बारे में बात करते करते एक चीज़ और कहता है कि आप कभी भी कंसेंट कभी भी अपनी मौत कारित करने के लिए, डेथ कॉज करने के लिए या अपने आप को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए नहीं दे सकते कि आपने ऐसी कंसेंट दे दी कि हाँ हमको जान से मार देना। एक बीच में हंसले इंडिया का एक वीडियो आया था, उसमें बद्री भैया ने किसी लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने उनको बेइज्जती कर दी, तो बद्री भैया चल दिए सुसाइड करने चल दिए। तो उनके दोस्त मिले, पूछे कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो बद्री ने कहा यार लड़की ने जो है प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, अपन जा रहे हैं मरने। दोस्त ने कहा कि यार आज मेरा बर्थडे है, केक खा लो फिर मर जाना। तो बद्री ने सोचा यार सही बात कह रहा है, ऐसे सूखे सूखे मरने से बेहतर है शाम को पार्टी करके केक वेक खा के मरते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि केक खाने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगा जान से, और बद्री ने दे दी कंसेंट। तो यहाँ पर अगर कंसेंट दिया गया है और उसके दोस्त ने इन्हें मार दिया तो उस व्यक्ति को जिसने इसे मारा है बद्री को, उसको मर्डर के लिए लायबल नहीं माना जाएगा, उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल माना जाएगा। जैसे केस है, हाँ कंसेंट देने के लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो कंसेंट है वो डिसीज्ड के द्वारा की दी जानी चाहिए, और डिसीज्ड जो पर्सन है वो 18 साल से ऊपर एज का होना चाहिए, और वो जो कंसेंट है वो फ्री और वॉलंटरी होनी चाहिए, किसी भी तरह के मिसकंसेप्शन या फ्रॉड वगैरह की वजह से नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है, मतलब एकदम फ्री होना चाहिए, जो कि सेक्शन उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 से इन सब से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। एक ये केस है, इसको कहते हैं दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। तो इस केस में क्या हुआ था, एक महोदय थे, तो महोदय ने त्रिवर्षीय योजना चला ली थी, लेकिन ये हाई स्कूल में 3 साल से फेल हो रहे थे। 1 मिनट पसीना पोंछ लें। हाँ, तो ये हाई स्कूल में 3 साल से लगातार 3 साल से फेल हो रहे थे, उनकी शादी भी हो गई थी, दबाव बहुत ज़्यादा था, तो ये इतने परेशान हुए, इन्होंने कहा यार अब अपन जाएंगे हमको मर जाना है, हमको ज़िंदा नहीं रहना। ये बात उन्होंने अपनी बीवी को बताई, बी को,
बीवी पतिव्रता थी, उन्होंने कहा यार आप मर जाओगे तो हम रहकर क्या करेंगे, तो ऐसा है एक काम करो, मर जाना आप, पहले आप हमको मार दो फिर आप मर जाना। ए ने कहा ठीक है यार, प्लान तो अच्छा है। तो ए ने पहले अपनी बीवी को मार दिया, और मारते टाइम पे कुछ हो हल्ला हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा कि लोगों को शक हो गया होगा, उन लोगों ने मंगा ली पुलिस। और फिर जब ए मरने जा रहे थे उतनी ही देर में पुलिस आ गई, उन्हें पकड़ लिया। तो इन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बी ने एग्रीमेंट दिया और हमने इन्हें मार दिया। तो ए को यहाँ पर मर्डर के लिए ना लायबल मानकर कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल माना गया। अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का, कि क्या क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस के बारे में आर वर्सेस गोविंदा पढ़ लेना आप खुद से। देखो डिफरेंस यहाँ से करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो सेक्शन 299 का क्लाउज 1 और 2 है वो इंटेंशन से रिलेटेड है, क्लाउज 3 है वो नॉलेज से रिलेटेड है। ऐसे ही सेक्शन 300 का क्लाउज 1, 2, 3 तीनों ही इंटेंशन से रिलेटेड हैं, और 4 अकेले नॉलेज से डील करता है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जितना भी डिफरेंस है वो ग्रामेटिकल बेस पे है। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर सही से पढ़ी हुई है तो आप तुरंत ही इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जैसे सेक्शन 299, मैं आपसे कहता हूँ कि भैया आप बेरेक लेके बैठ जाओ, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आप इसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, जो आपको तुरंत डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ही हेल्प करेगा आगे जब दोबारा आप पढ़ेंगे। सेक्शन 299 में एक शब्द उपयोग किया गया है पहले क्लॉज में, एन एक्ट, और 300 में यूज किया गया है द एक्ट। ये दोनों ही आर्टिकल हैं, और ये कहते हैं कि जहाँ एन जो शब्द है, एन जो आर्टिकल है वो उन एक्ट के लिए यूज होता है जहाँ पर सर्टेनिटी नहीं होती, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज़ की, मतलब किसी चीज़ को पर्टिकुलरिटी नहीं होती, तय नहीं होता कि इसी को करना है। तो इसी तरह सेक्शन 299 के क्लॉज 1 में जो एक्ट किया गया है वो एक्ट उस इंटेंशन के साथ किसी भी व्यक्ति की डेथ कॉज करने के लिए की गई है, कोई पर्टिकुलर पर्सन की डेथ कॉज करने के लिए नहीं की गई है। और यहीं पर जो द एक्ट है, द शब्द जो है, जो द आर्टिकल है, वो एक सर्टेनिटी को शो करता है, वो एक पर्टिकुलरिटी को शो करता है। यानी कि अगर कोई एक्ट ऐसा द एक्ट किया गया है वो उस इंटेंशन के साथ किया गया है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारने के लिए किया गया है, तो ये हो जाएगा मर्डर। यानी कि 299 में किसी पर्टिकुलरिटी नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारने का उम्मीद नहीं है, बस किसी को मारना है ये तय है, लेकिन किसको मारना ये तय नहीं है। जबकि 300 में होता है तय कि किसको मारना है, और इस वजह से ये मर्डर हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने अगर 3 इडियट देखी हुई तो 3 इडियट में आपको याद है ना रैंचो वाला सीन, वो जो स्टार्टिंग में आया था तो उसने एक बिजली वाला चम्मच बना के रख दिया था अपने दरवाजे के बाहर, सीनियर ने सुसु करा और सीनियर झटका खा गए थे। ऐसे ही रैंचो ने क्या किया, क्या किया उन्होंने पब्लिक टॉयलेट में जाके ऐसे ही वो चम्मच बना के रख दिया वॉशरूम में, जहाँ पे सब लोग सुसु करते हैं खड़े होके, वहाँ पे रख दिया कि कोई भी आएगा सुसु करेगा, झटका लगेगा, निपट जाएगा। तो यहाँ पर रैंचो ने किसी को भी मारने के उद्देश्य से अगर ये एक्ट किया हुआ है तो ये उनका माना जाएगा कि ये उन्होंने कल्पेबल होमिसाइड करी है। लेकिन रैंचो ने यही अपने ऑफिस में जाके अपने बॉस को मारने के लिए, कि हमारा बॉस उन्हीं के बाथरूम में रख दिया वो सिस्टम कि हमारा बॉस इतने बजे आके सुसु करता है, उसको लगेगा करंट, निपट जाएगा। तो यहाँ पर रैंचो ने, क्योंकि इंटेंशन है और पर्टिकुलरिटी है, और इसी वजह से रैंचो यहाँ पर मर्डर के लिए लायबल माने जाएंगे। देख लो यार, ठीक है। दूसरे क्लाउज पे आते हैं। दूसरा क्लाउज जो कि बात करता है लाइकली के बारे में, एन एक्ट टू कॉज द बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज द डेथ। लाइकली शब्द जो है वो प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब वो संभाव्यता को दिखाता है। यहाँ पर 50% चांस होता है कि आदमी मर जाए और 50% चांस रहता है कि बच भी जाए। तो अगर ऐसा चांस है कि भाई बच भी सकता है और मर भी सकता है, और ऐसा एक्ट किया गया है जिससे कि इंटेंशन के साथ किया गया है और बॉडीली इंजरी कॉज करने के लिए किया गया है, तो वो सेक्शन 299 के अंतर्गत डील किया जाएगा। लेकिन अगर वही एक्ट ऐसा किया गया है जो कि है तो 50 ही 50 का, लेकिन विद इंटेंशन किया गया है, विद नॉलेज किया गया है, इन दोनों के साथ किया गया है, तो ये लाइकली में तो 50% आएगा कि 50% मरेगा, लेकिन बाकी का जो 50% बचने का चांस है वो ये इंटेंशन और नॉलेज 25-25% मिला के ख़त्म कर देते हैं। यानी कि इस एक्ट को वो 100% तय कर देते हैं, और ऐसा एक्ट जब किया जाता है तो वो हो जाता है मर्डर। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक रूम है, रूम में जाके किसी व्यक्ति ने क्या किया ना कि दूसरे व्यक्ति के रूम में आग लगा दी और फिर बाहर खड़े आए। तो
तो जो अंदर वाला व्यक्ति है उसके पास चांस है कि वो खिड़की से कूद सकता है या दरवाजे को तोड़ के कूद सकता है या कोई और भी रास्ता होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रोकने के लिए नहीं खड़ा है कि रोक ही लेगा। तो उसके बचने के 50% चांस हैं, 50% चांस है कि मर जाएगा, 50% चांस है कि बच जाएगा। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने यह आग लगाई है उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल माना जाएगा। लेकिन अगर सेम जगह पे इस व्यक्ति ने, रॉन्ग डूअर ने जाके आग लगाई उस रूम में, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बाहर से बंद कर दिया, साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था कर दी कि अंदर से रूम बाहर, मतलब अंदर से बंदा बाहर निकल ही ना पाए, और फिर बंदे की अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पर उसे मर्डर के लिए लायबल माना जाएगा, क्योंकि उसने नॉलेज, इंटेंशन और लाइकली वगैरह सभी उपयोग किया हुआ है। अब आते हैं सेक्शन 300 के तीसरे क्लॉज पे, जो कि बात करता है कि इंटेंशन है, और इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने का है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स में ऐसा है कि भाई डेथ कॉज कर ही देगा, बचने के कोई चांस ही नहीं है। और इस वजह से अगर व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट करता है कि बचने के जब कोई चांस ही नहीं रह जाते, तो वो मर्डर के अंतर्गत डील किया जाएगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति को आप अपने साथ वाले दोस्त को ले जाओ 10th फ्लोर पे, और 10th फ्लोर से उठाकर उसे फेंक दो या धक्का मार दो, ढकेल दो, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है कि भाई 10वें फ्लोर से आदमी गिरेगा तो हाथ पाँव नहीं टूटेगा भाई, निपट ही जाएगा। क्या पता वो ज़मीन पर गिरने के पहले ही बीच में हार्ट अटैक से मर जाए, तो मर जाना उसका तय है। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है कि वो मर जाएगा, और इसी वजह से ये जो एक्ट है आपका वो मर्डर के अंतर्गत डील किया जाएगा, वो सेक्शन 300 के 3 के अंतर्गत डील किया जाएगा। नॉलेज पे आते हैं। सेक्शन 299 का क्लॉज 3 बात करता है कि वो एक्ट किया गया है जो कि नॉलेज के साथ किया गया है, और जिससे कि वो ऐसा है लाइकली टू कॉज द डेथ, वो बॉडीली इंजरी ऐसी है कि भाई सामने वाले की मृत्यु कारित हो जाएगी, वो 50% संभावना, फिर से लाइकली आ गया तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, मतलब नॉलेज भी है और यहाँ पे संभावना भी है कि 50% मर जाएगा, 50% बच जाएगा। तो क्योंकि बचने की संभावना है और लाइकली शब्द है, ठीक है, इसीलिए अगर व्यक्ति मर भी जाता है और बचने के उम्मीद था कि बच सकता था, तो ये सेक्शन 299 के अंतर्गत डील किया जाएगा। लेकिन सेक्शन 300 के अंतर्गत वो एक्ट ऐसा किया गया है जो कि विद इन नॉलेज किया गया है, और वो ऐसा है कि इमिनेंट डेंजर है, इतना खतरनाक है कि भाई पूछो ही मत, और सभी प्रोबेबिलिटी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, सभी तरह से ऐसा है कि भाई कोई चांस ही नहीं है। ये तीनों चीज़ मिलके इतना खतरनाक एक्ट कर रहे हैं कि कोई चांस ही नहीं है कि बच जाएगा। तो भाई कोई चांस ही नहीं है कि बच जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा मर्डर। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है तो वो मर्डर के। अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं। 3 सेक्शन 299 का 3 वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो 3 वाले में मान लीजिए कि एक सपेरा है जो पब्लिक प्लेस पे वो दिखा रहा है ना, क्या तमाशा वमाशा दिखाते हैं, वो दिखा रहा है, और उसने एक ऐसा सांप पकड़ा हुआ है हाथ में जिसके दांत उसने नहीं तोड़े हैं, यानी कि वो विषधर है, ठीक है। वो अगर किसी को काटेगा तो आदमी ऐसा है कि भाई बाजार में एक तो दिखा रहा है, सबसे पहली चीज़ तो वो बाजार में वो शो दिखा रहा है, बगल में ही हॉस्पिटल है, और वो सांप के उसने दांत नहीं तोड़े, वो विषधर है, तो अगर उसने काटा तो आदमी मर जाएगा, मतलब 1-2 घंटे के अंदर मर सकता है। उसने उठा के एक सामने वाले जो दर्शक हैं उनके गले में वो सांप डाल दिया, दर्शक पैनिक कर गया, और इसकी वजह से सांप भी पैनिक कर गया, उसने उठा के काट लिया, बगल में हॉस्पिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति मर जाता है फिर भी उस व्यक्ति को कल्पेबल होमिसाइड के लिए, सपेरे को कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50% चांस था कि बच भी सकता था, अगर उसको हॉस्पिटल ले जाते तो बच जाता, ठीक है, और भाग भी सकता था, सांप को उठा के ऐसे गले से हटा भी सकता था, या ऐसा कुछ कर सकता था, मतलब बचने के चांस थे। लेकिन अगर मान लो यहीं पर सपेरे ने ब्लैक मैम्बा स्नेक लेके वो घूम रहा है, और वो ऐसे रिमोट विलेज एरिया में घूम रहा है जहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है, जहाँ हॉस्पिटल पहुँचने में 3-4 घंटे लग सकते हैं, और इसने उठाकर एक आदमी के गले पे डाल दिया, उस सांप ने उसको काट लिया। ब्लैक माम्बा सांप की खास विशेषता ये है कि आदमी 2 घंटे के अंदर निपट जाता है अगर इसने काट ही लिया तो, और इसने काट लिया, हॉस्पिटल दूर है, पहुँचने के पहले मर गए। तो यहाँ पर क्योंकि सपेरे को नॉलेज थी कि ये सांप काट लेगा तो आदमी मर जाएगा, और भाई नॉलेज होने के साथ उसने किया, प्लस इमिनेंट डेंजर है, ऑल प्रोबेबिलिटी है कि मर ही जाएगा, तो उसका ये एक्ट मर्डर के अंतर्गत डील किया जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए बिना कोई एक्सटर्नल चीज़ बताए, बिना कुछ और चीज़ बताए आपका धन्यवाद करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।